ऑडिबल है ना? देखो आज जैसा कि हम बोले थे कि तुम लोगों को रेगुलर कुछ टॉपर्स से मिलवाते रहेंगे। तो आज हमारे बीच है पीयूष राज। पीयूष राज का 64 बीपीएससी में 68 रैंक था और वो हमारे बीच हैं। तुम्हारे लिए एडवांटेज ये होगा कि उनकी जर्नी भी जस्ट जैसे एक सिंपल स्टूडेंट की रहती है वैसी ही रही है। तो तुम उस उनके जर्नी की एक्सपीरियंस से अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो और कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो पीयूष सर आ जाइए। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड आफ्टरनून। एक मिनट पीयूष। जो लोग जुड़े हैं कहाँ दिखेंगे यहाँ? नहीं, आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा, दिखेंगे ही नहीं। नहीं, आपको नहीं दिखेंगे मतलब। गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हैं तुम लोग? तो ठीक है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम पीयूष राज है। अभी मैं बिहार के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर पोस्टेड हूँ। अभी करंट पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग पटना थी, सेकंड पोस्टिंग कटिहार है, तो वहीं पे काम चल रहा है अपना। और बेसिकली जो मेरा काम होता है वो जितना भी टैक्सेशन है, जीएसटी, एक्साइज, ये सब को एडमिनिस्टर करना, उसी रिलेटेड डिपार्टमेंट है। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को। शुरुआती मेरा होम टाउन बिहार के भागलपुर में है। मैंने शुरुआती पढ़ाई 10th और 12th दोनों वहीं के दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद मैं रांची ग्रेजुएशन के लिए आया था, यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया मैंने। 2015 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मास्टर्स किया जो 2017 में कंप्लीट हुआ। और फिर यूपीएससी की तैयारी में भी, शुरू तो यूपीएससी की तैयारी हम लोगों ने कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स मिलके किए थे, 4-5 फ्रेंड थे। इस मामले में बहुत लकी थे कि मेरा जो ग्रुप था वो बहुत पढ़ने वाला ग्रुप, बहुत ही मोटिवेटिंग ग्रुप था। तो हम लोगों ने सबने दिल्ली वगैरह नहीं जाके रांची से ही पढ़ाई शुरू की। वहीं हम लोग आकर के पढ़ाई किया करते थे और सारा सेल्फ स्टडी किए। थोड़ा सा बीच में 2018 में ऑप्शनल करने दिल्ली गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम रहा पूरी तरह से। हम लोगों ने वहाँ 4 महीने कंप्लीट किया, जैसे ही जितना पैसा दिया था वसूल किया और लौट के आ गए यहाँ रांची से ही बाकी पढ़ाई की। तो इसी बीच यूपीएससी तो नहीं निकला, लेकिन हाँ स्टेट में बीपीएससी निकला। आपका एक छठे जेपीएससी का रिजल्ट 2 बार रिवाइज हुआ था, तो दूसरे बार जो रिवाइज हुआ था उसमें मेंस लिखने का मौका मिला था, पर वो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। और बीपीएससी 64 दिया था, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था वहाँ, वही मेरा क्लियर हो गया, तो वहीं कंटिन्यू किए। अमित भैया से जान पहचान पुरानी है। हम लोग को जो सबसे बाइंडिंग फैक्टर था वो ये था कि थोड़ा ह्यूमर वाला चीज़ है कि हम दोनों को नॉनवेज बहुत पसंद था। तो हम लोग बेसिकली दोस्ती जो हमारी गहरी हुई वो यही हुई कि मेरे ग्रुप में और भी कुछ लोग वेजिटेरियन थे। अमित भी एक मेले एकदम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन ब्राह्मण। उसके बाद फिर यहाँ मेरे ख्याल से 64 का स्टेट पीसीएस में आप लोग सब तैयारी कर रहे हो। आप जानते हो कि एक फैक्टर जो होता है वो बड़ा लंबा खींचता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। और सच पूछो तो आप लोग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब तक कहीं कुछ हो नहीं रहा है, बेरोजगारी ही वो सस्टेन करती है, उसमें पेशेंस रखना ही पड़ता है। तो इतना समझ लो कि मैंने जो जो नौकरी अभी कर रहा हूँ उसका प्रीलिम्स निकला था 2018 में, मेंस हुआ 2019 में, इंटरव्यू हुआ 2020 में, उसका रिजल्ट आया 2021 में और ज्वाइनिंग हुई 2022 में। इतना लंबा समय, बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर्स बेमतलब का चला गया, लेकिन चलो अनभला सब भला। तैयारी जैसा कि मैंने कहा, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और एक जेपीएससी जो मैंने एक लिखा था उसमें मैंने लिटरेचर इंग्लिश रखा था, क्योंकि यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो भी खोटा नागपुरी वो सब आता नहीं था मुझे, हिंदी या इंग्लिश ही आता था, तो इंग्लिश रख लिया था। लेकिन मेरा जैसा वहाँ एक्सपीरियंस था और बाकी जितने दोस्तों के साथ मेरा एक्सपीरियंस था, मैं यही बोलूँगा कि कोशिश करो लोकल लैंग्वेज लेने का। किसी को खोटा वगैरह आता है, वेल एंड गुड, नागपुरी आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है तो सीख लो। ऐसे भी मतलब रट के भी हो सकता है, पॉसिबल है वो करना। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी ऐसा करके कुछ बहुत दुख भरा जीवन रहा ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, टू बी ऑनेस्ट। तो पढ़ाई में भी बस एवरेज टाइप ही था जितना था। मेन जो सक्सेस मिला और उसका जो पीरियड था 2017 के जुलाई से मैंने तैयारी शुरू की थी
और इसका रिजल्ट आया था जब एकदम सेकेंड वेव कोरोना का पीक पे था, 2021 के जून में आया था रिजल्ट। तो लगभग 4 साल का तैयारी था। और इस बीच में बहुत तैयारी वाले आप लोग अगर यंग हो तो चलो ठीक है, जिसका भी लंबा खींच जाता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है। उस समय बस नेगेटिविटी से आप लोग बच के रहना। सब लोग का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और किसी का नहीं भी निकलता है तो लास्ट में सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज की तैयारी और जो सिलेबस है वो ऐसा है कि आप अगर इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा नॉलेज है, तो एग्ज़ाम निकले ना निकले आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। जो आपके पीयर्स हैं, पीयर ग्रुप है, आप उससे हमेशा बेटर रहोगे हर मामले में। नॉलेज के मामले में कभी ट्रेन पे मिल गया बहस कर लो, आपसे नहीं बहस कर पाएगा कोई। 2-4 बूढ़े अंकल लोग की जो आदत होती है शुरू कर देते हैं, कोई नहीं सकेगा आपसे। आपके पास हमेशा ज़्यादा नॉलेज रहेगा। कुछ भी सुपेरिटीज कॉम्प्लेक्स से बच के रहिए तैयारी वाले फेज में। एक बार निकल जाए फिर कौन ही रोक रहा है आपको, फिर जो बोलोगे सुनेगा लोग। नेगेटिविटी, दो दोस्त आप लोग चुनते हैं मतलब पढ़ाई के लिए। दोस्त भी दो तरह के होते हैं, एक आपका पढ़ाई वाला ग्रुप रहता है। पढ़ाई वाले ग्रुप में जो दोस्त हैं उसमें थोड़ा आप चूजी होइए, मेरा क्लियर कट ये सलाह है। और सलाह क्या हम बोलेंगे, हम बहुत जोर दे के बोलेंगे कि नेगेटिव लोगों से बच के रहिएगा। नेगेटिव आप नहीं भी हो शुरू में, कब आपके अंदर वो पर्कुलेट कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी कैसे, अरे नहीं होगा, अरे सरकार ले तब तो जेपीएससी। जो यहाँ झारखंड वाले इस मामले में थोड़ा लकी है भी, ले तब तो ले तो सारा सीट बिका हुआ है। ठीक है, इन सब तरह की बातें करने वालों से दूर रहिए। निकलता है जो बहुत तेज होते हैं, किस्मत का भी थोड़ा रोल होता है, थोड़ा होता है, बहुत तो नहीं, थोड़ा तो जरूर होता है। इंटरव्यू में होता है, मेंस में भी होता है। हो सकता है आपने जो टॉपिक छोड़ दिया था पढ़ने के लिए उससे क्वेश्चन नहीं आया, आपकी किस्मत अच्छी है। जो छोड़ दिया था उसी से आ गया, बुरी किस्मत है, किस्मत का भी रोल है। तो कब किसका निकल जाए कोई नहीं कह सकता, लगे रहने से हो जाता है। बिहार, अगर आप लोग झारखंड के भी हो, किसी और स्टेट के हो, बिहार भरना मत छोड़ना, बिहार जरूर भरना। क्योंकि बिहार में आप देखो, मैं 64 ज्वाइन किया 2022 में, मेरे 5 बैच जूनियर आ चुके हैं। झारखंड में जो मेरे टाइम में ज्वाइन किए थे उनका एक भी बैच अभी तक नहीं आया, जूनियर उन लोग को नहीं मिले हैं। ऑफिसर सीट अच्छे खासे, अभी किसी ने दिया था ये वाला बीपीएससी 70th दिया था ना, देखो कितने 2000 सीट आए थे। झारखंड में कम से कम 5-6 जेपीएससी मिला दोगे तो भी शायद इतना सीट ना हो पाए। और सारे अच्छे पोस्ट आए थे इस बार, लगातार होते हैं। कुछ आप लोग न्यूज में सुनोगे कि बिका हुआ रहता है, 50 लाख में बिक जाता है सीट 1 करोड़ में। हमको पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे जो भी साथ में कलीग्स हैं आज के डेट में सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब बहुत अच्छे, सब इंटेलिजेंट हैं, सब दिग्गज हैं। कोई डीयू से, कोई जेएनयू से, कुछ बाहर से पढ़ के आए हैं। तो ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया कि हाँ सीट बिका होगा। अब बिका होगा तो छोड़ दीजिए, जो हमारे हाथ में नहीं है नहीं है, आप मान के चलिए कि वैसा नहीं होता। ऐसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था बीपीएससी में, कदम कदम पे उन लोगों ने इतना सेफ्टी, जैसे मैं किस मेंबर के पास किस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू होगा ये मेरे सामने लॉटरी से डिसाइड हो रहा था। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरे रास्ते में। तो वैसा वहां तो नहीं होता है। जेपीएससी मेरे ख्याल से इस बार वो सब प्रिकॉशन लिया था, 7 to 10 में शायद लिया था, रिकॉर्डिंग वगैरह तो लिया था। बहरहाल नेगेटिविटी से दूर रहना है। वापस आते हैं अपने पॉइंट में, दोस्त जो हैं थोड़ा चूजी हो जाइए, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करिए। जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप पे मर मिटते भी हैं, अगर वो नेगेटिव हैं, कुछ लोग होते हैं बाय डिजाइन, दुष्ट नहीं कह रहा हूँ, उनका स्वभाव ही नहीं, या उनके साथ कुछ हुआ होगा जो वो नेगेटिव हो गए हैं, उन लोग को एलिमिनेट करिए 2-4 सालों के लिए अपने लाइफ से। ठीक है, हाय हेलो तक रखिए, बुरा ना माने कोई, थोड़े दिन के लिए एलिमिनेट करिए। मैं आपको इसमें बताता हूँ, हम लोग कॉलेज में 5 लोग थे। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने 2012 to 15 बैच था मेरा, सेंट जेवियर्स कॉलेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो 5 लोग थे, हम लोग तैयारी में शुरू किए थे 2017 में। ठीक है, पांचों के पांचों अभी स्टेट पीसीएस में ही हैं। 3 जेपीएससी में हुआ, 2 हम लोग बीपीएससी में हुआ। और हम लोग पांचों इसी लाइब्रेरी में, यहाँ पे ही लाइब्रेरी था हमारा, ये बगल वाला जो रूम है यहीं पे बीच में मेरा चेयर हुआ करता था, बाकी लोग इस साइड बैठते थे। पांचों के पांचों स्टेट पीसीएस में हैं। एक ने यूपीएससी भी निकाला, पर चूंकि उसको मन के हिसाब से सर्विस नहीं मिला तो उसने नहीं ज्वाइन किया, ही कंटिन्यूड विद बीएएस, बिहार में गया में पोस्टेड है अभी। एक का सबसे पहले जिसका निकला था जेपीएससी, सर जानते हैं, सर सबको जानते हैं आपके अमित सर,
हर्ष अभी सिमडेगा चाईबासा में पोस्टेड, चाईबासा में पोस्टेड है। एक रोशनी हम लोग की बैचमेट थी, हमारे बैच की गोल्ड मेडलिस्ट थी, अभी हजारीबाग में एजुकेशन, उसने बाय चॉइस ही एजुकेशन को फर्स्ट रखा था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस पसंद ही नहीं था, तो उसने एजुकेशन सर्विस ही पहला नंबर डाला था, उसको मिला। एक प्रोबेशन ऑफिसर है गौरव, जिसकी शादी है आज, जिसकी शादी में मैं आया हूँ, आज ही शादी है उसकी। और एक आदित्य जिसका यूपीएससी निकला था और बीएस में उसका 65th में निकला था, रैंक 6 था उसका। तो वो हम लोग में सबसे ज्यादा मतलब मेन हम लोग का गाइडिंग लाइट वही होता था पढ़ाई में। हाँ मिल चुका, अच्छा उनका भी एक क्लास हुआ था ना, आदित्य का हुआ है क्लास, हाँ गया में पोस्टेड है अभी। और बाकी जो मेरे जूनियर्स थे 3-4, एक तो पीछे बैठा है, ये लोग 3-4 और लोग हैं जो लोग मतलब कॉलेज में मुझसे जूनियर थे पर तैयारी में 2018-19 में जुड़े थे, वो लोग भी अभी जेपीएससी का मेंस दे के वेट कर रहे हैं। 2-3 का बीपीएससी का पीटी निकला है जो 70th है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रुप का कितना असर होता है। आप देखो सब कहीं ना कहीं, चलो फाइनल नहीं होना अलग बात है, अभी तक जिसका नहीं हुआ अभी प्रोसेस में ही है, वो लोग जूनियर थे, लेकिन ग्रुप आपका अगर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है तो कितना असर होता है। हम लोग इस लेवल पे नेगेटिविटी को दूर रखते थे, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, नाम इसमें से हटा देते हैं। हम लोग 3 लोग रहते थे इस वाले ग्रुप में, एक सब ग्रुप 3 लोगों का, दिल्ली में हम लोग साथ में रहते थे। दिल्ली में सब कुछ बड़ा एक्सपेंसिव था, एक ही रूम में सब कुछ काच के किसी तरह। तो हमारा एक फ्रेंड था जिसका अब हो गया है, वो विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लिया हुआ था, तो वो हमारे रूम आया, बोला उस दिन उसने टेस्ट सीरीज लिख के आया था, और यार 50 में मात्र 14 नंबर मिला है, ठीक है। हम बाकी 2 लोग जो थे, हम लोग बिना मतलब बिना कोई प्री प्लानिंग है, बोले बहुत अच्छा है, हम तो 5 ही एक्सपेक्ट कर रहे थे तुमसे, 14 कैसे आ गया तुमको। तो इस लेवल पे फर्जी वाला मुझे मोटिवेशन होता था हम लोग का। इस मामले में आपस में डिस्कशन, आपस में पढ़ाई, एक दूसरे का आंसर चेक करना, ये सब कोई भी दुर्भावना से परे हो करके ये सब अच्छे से करने से फायदा होता है। और जो लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं, मेहनत पे भरोसा है, 2-4 चीज आप लोग अभी से गांठ बांध लो। पहला तो है कि प्रीलिम्स के लिए रट्टा मारने की आदत डालो। एकदम डॉक्टर जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, रट्टा मार रहे हैं, उसमें कोई आईक्यू नहीं, रट्टा जितना मार सको मार लो। दूसरा, मेंस के आंसर राइटिंग, अब जैसे मैं बताता हूँ, जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, इतनी भीड़ हो गई है ना हर जगह कि आपको क्वालिटी आंसर्स लिखना बहुत जरूरी है। जेपीएससी कंपैरेटिवली इस मामले में, जो भी जेपीएससी एस्पिरेंट्स हैं इस मामले में लकी हैं कि यूपीएससी वाले उतना नहीं घुसते इसमें जो दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक लैंग्वेज पेपर पूरी नया हो जाता है, इसका यहाँ जो यूपीएससी वाले तैयारी नहीं करते हैं, एक पूरी अलग हो जाता है। एक झारखंड का अलग से जीएस के काफी क्वेश्चंस आते हैं, बीपीएससी ऐसा नहीं है। बीपीएससी जो मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में तैयारी कर रहा है, उसको बस उठ के आ जाना है, उस दिन मेंस लिख देना है, उसको जरा से भी अलग तैयारी नहीं करना है। हम क्वेश्चन थोड़ा देर में ले लेंगे, एक बार कंप्लीट कर लें इसको, पहला आपका ही लेंगे, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, तो वहाँ वाले लोग को एक फायदा होता है। तो बिहार इस मामले में है कि वहाँ भीड़, और एक बात है झारखंड में अभी भी सिविल सर्विस का वैसा क्रेज नहीं है, जो हार्डकोर झारखंडी है यहाँ के डोमिसाइल वाले, जैसा बिहार वालों में है, ठीक है। बिहार वाले में ज्यादा पहला, अगर कोई घर वर में बहुत दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बैंक की तैयारी में चल भी जाए, वरना सबकी पहला प्रेफरेंस होता है कि सिविल सर्विस निकालें। और जो लोग यूपीएससी तक नहीं पहुंच पाते, लोग बीपीएससी में लगे रहते हैं, तो वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है। जेपीएससी कंपैरेटिवली इस मामले में लकी है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट यह है कि यहाँ सीट कम होती है, होता रेगुलर नहीं है। होता है तो जैसे अभी मेरे ख्याल चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, यहाँ नहीं हुआ ना अभी तक, तो वही चीज़ है, ये सब थोड़ा है। बिहार में ये सब चीज़ें बुरे दौर से गुजर चुके हैं। 2018 में मेरे ख्याल से शिशिर सिन्हा करके एक रिटायर्ड आईएएस थे, उन्होंने बीपीएससी को लाइन पे लाया था। वो बहुत ही सीनियर आईएएस, बहुत डेडिकेटेड, बहुत ईमानदार। उन्होंने बीपीएससी को दौड़ाना शुरू किया, जितना बैकलॉग था क्लियर किया, फटाफट रिजल्ट दिया, फटाफट डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाला, और उनके बाद मेरे ख्याल से 3-4 चेयरमैन और हो चुके हैं, सभी ने उसको कंटिन्यू किया है थैंकफुली। बीच में एक मेरे ख्याल से पेपर लीक होने की वजह से 67 शायद कैंसिल हुआ था, एक वो ब्लॉट है, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। खैर वो भी कैंसिल हुआ तो प्रशासनिक कुछ गड़बड़ी हो गया, उसके चलते उसमें बीपीएससी क्या करेगा। और ऐसे भी जहाँ इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, गांव-गांव में आपके सेंटर होते हैं, तो संभालना भी बड़ा मुश्किल है। ये कुंभ वाला हाल हो जाता है, जैसे कुंभ है वैसे बीपीएससी भी कुंभ ही है।
अभी जैसे मेरे ख्याल से 70th में कितना 4.5 लाख अपीयर हुए, 4.5 लाख भरे थे, 3.5 अपीयर हुए ना, ऐसा कुछ। हाँ, तो इतना तो यूपीएससी लेवल में होता है। यूपीएससी का ऑल इंडिया सेंटर होता है। बिहार में ही छोटा सा बिहार, जहाँ सरकारी स्कूल में सेंटर सब बनाना है, वहां पे इतना एग्जाम कंडक्ट करा लिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बिहार में छात्र नेता भी नहीं उभर पा रहा है, झारखंड में उभर गया, 2-4 तो विधायक भी बन गए सुने, लेकिन वहां नहीं उभर पा रहा इतना अच्छे से, क्योंकि बीपीएससी कंपेरेटिवली टाइट है इस मामले में। और कोई भी इंस्टीट्यूशन एक बार दौड़ने लगता है ना, तो उसको खराब होने में फिर 10-15 साल लगता है, तुरंत में नहीं होता है। तो इन सब बातों से आप दूर रहना कि सीट बिक जाता है, आयो। तो इन सब नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं तैयारी पे। देखो बात ऐसी है कि बीपीएससी में मैंने एक बार जो लिखा था, तो मैंने उसके लिए डेडिकेटेड तैयारी सिर्फ 1 महीने की थी। मैं यूपीएससी वाले तैयारी में था। जब प्रीलिम्स निकला, जो टाइम बचा था, जब प्रीलिम्स मेरे ख्याल से जनवरी में रिजल्ट आया था, जनवरी या फेब में, जुलाई में इसका मेंस था, और मई में यूपीएससी का प्रीलिम्स था। तो हम यूपीएससी प्रीलिम्स ही दिए मई तक, और उसके बाद का जो करीब मेरे के पास 45 दिनों का टाइम था, उसी में मैंने डेडिकेटेड मेंस की तैयारी की थी, ठीक है। तुम्हारे सवाल पे आते हैं। तो ये वही 40 दिन जो था ना, मैंने बिहार वाला सेक्शन पढ़ा था, ठीक है, सिर्फ बिहार। और बिहार का हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री खास करके बिहार का और इंडिया का सेम ही है। झारखंड में कुछ अलग मिल भी जाता है, ट्राइबल रिवोल्ट वगैरह, और अगर डीप में जाना है तो यूपीएससी में नहीं पढ़ोगे। बिहार में वही मौर्य वगैरह सब पढ़ा है, वही रहता है, एंशियंट हिस्ट्री सेम ही रहता है। कुछ बिहार में मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर, पटना कलम, वो सब जो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स होते हैं, बहुत मटेरियल अवेलेबल होते हैं, आप पढ़ लो, ठीक है। मेरे टाइम में जो बीपीएससी था और अब के बीपीएससी में आसमान जमीन का अंतर आ चुका है, ठीक है। हमारे टाइम में 2 जीएस होते थे, एक लैंग्वेज पेपर होता था, जो इन जनरल आपको हिंदी अगर ठीक से भी हल्की फुल्की भी आती है तो आपका निकल जाएगा, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं। मैंने मंडे को एग्जाम था, संडे को बस पढ़ा था उस एग्जाम के लिए। मुझे 65 आया था उसमें, और वो क्वालिफाइंग होता है, मात्र 35 प्लस लाना है मुझे एक दिन की पढ़ाई में। और मेरा हिंदी ऐसे अच्छा था, स्कूल टाइम से ही ठीक था हिंदी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 1 और 2 जो पेपर था, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बिहार का था हमारे टाइम, ठीक है। और वो भी क्या होता है कि आपको चूज करने का रहता है, इतने क्वेश्चन में इतने अपेयर करना, तो मैंने वो छोड़ ही दिया, ठीक है, एक हो गया। और तीसरा हमारा पेपर अब नहीं जुड़ता है बीपीएससी में, उस समय जुड़ता था ऑप्शनल का, तो वो इकोनॉमिक्स था। उसमें उस समय इकोनॉमिक्स का दिन भी अच्छा चल रहा था, 6 नंबर आते थे। और मतलब मैंने कॉलेज में बड़ा सीरियस पढ़ाई किया था। यहाँ यूपीएससी का ऑप्शनल भी मेरा इकोनॉमिक्स ही था। मेरे जितने जितने दोस्त थे, 5 का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो उसमें मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं हुआ था। इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर आए थे, जीएस में भी अच्छे नंबर आए थे। जिसके इंटरव्यू में ही मुझे लगता था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 90, 120 का हमारा इंटरव्यू होता था, मुझे 80 आया था। वो था 10 नंबर वहाँ मेरे एक्सपेक्टेशन से कम आया था। और चलो क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछो। आपका 1 मिनट, आप वो वाला मिल गया ना जवाब। एक है कि नए वाले पैटर्न में, एक बट आ रहे हैं तुम पे, एक है कि नए वाले पैटर्न पे बीपीएससी का, अब वो हम इधर जो देख रहे हैं 67, 68, जैसे मेरे जूनियर्स जो है ना 66, वो इतने मंझे हुए खिलाड़ी सब आए थे कि उनमें से 4 ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, और 2 का हो भी गया। तो क्योंकि उन लोग यूपीएससी, अब बीपीएससी का स्टैंडर्ड इतना हो गया है कि यूपीएससी में जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनका निकलता है, इस टाइप का हो गया है। हाँ हाँ, कोई नहीं, अगला बार हो जाएगा। हाँ, इधर प्रीलिम्स का स्टैंडर्ड, नेगेटिव मार्किंग, वो सब अच्छी बात है। पहले क्या होता था ना हमारे टाइम में, और इनफैक्ट 66 तक क्या हुआ था ना, एक पैटर्न देखा जाता था, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, जो पूरा लूसेंट कौन कौन पढ़ा है, सब जानता तो होगा, पढ़ा नहीं भी है। जो लोग लूसेंट रट लिए है ना, उनका प्रीलिम्स निकल जाता था बीपीएससी का, ठीक है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स उन लोग का आसान था, और इनफैक्ट सिविल सर्विस वालों का कंपैरिजन में ज्यादा आसान था उन लोग के लिए। अब वो थोड़ा कम हो गया है, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, वो ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं। मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन है ना अभी, हाँ 4 ऑप्शन है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज है ना, स्टेटमेंट 1 और 2 वाला, और नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये था कि हाँ, एक बार उसमें अगर घुस गए और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे एसएससी वाले मेंस में थोड़ा पीछे हो जाते थे, तो वहाँ मेंस आसान हो जाता था। अब ऐसा नहीं, अब आप देखोगे पूरा मुखर्जी नगर, जिसको भी हिंदी आती है साउथ वाले छोड़ के, वो बीपीएससी फॉर्म भरते हैं, आके देते भी हो, निकाल भी लेते हैं, ठीक है। बिहार में बहुत अदर स्टेट वाले हो रहे हैं, उड़ीसा वाले आ रहे हैं, यूपी वाले आ रहे हैं, राजस्थान तक वाले का हो जा रहा है, तो यही कारण है। तो ये अभी का पैटर्न जो है उसमें
तैयारी यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए, ऐसे में खास करके। अब एक ऐसे जुड़ गया है, पहले ऐसे हम लोग का पेपर 1 में ही था, छोटा सा था, तो अब ऐसे बढ़ गया है एक, तो उसके लिए अलग से तैयारी बहुत ही। और ऐसे का टॉपिक भी कोई बहुत एकदम इंडिया इज ग्रेट करके टॉपिक नहीं होता था, बहुत ही टफ टॉपिक होता है, थोड़ी तैयारी चाहिए, ऐसे का नंबर जुड़ता है। ऑप्शनल अब कंपेरेटिवली पता नहीं अभी कैसा है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी और क्वालिफाइंग भी कर दिया है, तो आप हल्के पढ़ाई में उसको निकाल सकते हो। और क्वालिफाई करने भर तक का ही टारगेट रखना है, उसमें बहुत मेहनत नहीं करना, आप जीएस में ही मेहनत दो। और जिनको झारखंड वाले लोग बाहर पसंद नहीं करते, हम खुद 10 साल रांची में रहे, 2012 से 22 जब तक ज्वाइनिंग नहीं आया, हमको खुद बिहार में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। एक तो रांची का मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ से सीधा हमको पटना भेज दिया, वहाँ झुलस गए थे हम, लिटरली अप्रैल में ज्वाइन करना था, कितना टाइम लगा। तो तीसरे दिन हम वहाँ एसी लगवाए, रांची में हमको एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, तीसरे दिन एसी लगाना पड़ा इतना। अब तो खैर वहाँ के हिसाब से ढल गए, यहाँ लोग भी थोड़े सॉफ्ट मिलेंगे आपको झारखंड में, रांची में खास करके। हाँ हाँ, अपना, हम तो बाहर के थे फिर भी लगता था बाहर के थे फिर भी अपनापन था यहाँ। और ठीक था, रांची तो बहुत अच्छा शहर था, लेकिन क्या करें, जेपीएससी टाइम पे होता ही नहीं था, वरना जेपीएससी निकालते या इसी को टारगेट करते। ठीक है, मेरा नानी घर यहीं रांची में है, तो था रांची से जुड़ाव। तो भैया पूछो भाई। सर जेपीएससी सर्टन नहीं है, ये हम लोग को सब लोग जानते हैं, हम्म और मतलब कोई सर्टेनिटी गारंटी भी नहीं है। हम्म और जैसा कि सर आपने बोला कि कंपटीशन लेवल मतलब इतना अच्छा वाला है सर, भैया तो सामने ही पीछे बैठे हुए हैं, उनको फाइनेंशियल से 36 सीट था वो भी याद है, तो किस लेवल का कंपटीशन है वो भी देख रहे हैं। तो ये कंपटीशन जो है ना सर, वो मतलब इतना हाईली ग्राफ उसका बढ़ रहा है ड्यू टू दिस सर्टेनिटी इशू। तो इसमें है कि सर कि जैसे कि हम लोग भी नए स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे हैं, और कभी तबीयत का हुआ छूट गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया घर में तो भी छूट जाता है, तो उस टाइम में सर एंजाइटी ज्यादा होने लगती है, क्योंकि कंपटीशन हमारा उस व्यक्ति से हो रहा है जो फाइनेंस 36 सीट उसको इतना तक पता है, ठीक है। तो ये वाली चीज को सर कैसे मैनेज करेंगे, तो हमें एंजाइटी मैनेज करना है, और दूसरा कि उस व्यक्ति के सामने पढ़ना है जो मतलब लास्ट 5-6 साल से घुसा हुआ उसी चीज के अंदर है पूरी तरीके से, उसके पास बड़ा वाला ग्रुप भी बहुत अच्छा वाला ग्रुप है जिसको हर चीज सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज से कैसे मैनेज करेंगे सर, कैसे निकलेंगे उस चीज से? देखो, दो पार्ट है, एक तो पहला तो आपने बताया एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तैयारी वाले हर स्टूडेंट को होगा, होना ही होना है, ठीक है, होना ही होना है। जो यूपीएससी का पहले राउंड में इंटरव्यू भी पहुंच जा रहा है, फिर पता चलता है 2 बार प्रीलिम्स ही नहीं निकला, उसके सोचो कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा फिर मान लीजिए चौथे बार में आईएएस बन गया, जिस दिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एंग्जाइटी तो बैटल करोगे। और जिस उम्र में तैयारी होता है ना, वो ऐसे भी एंग्जाइटी वाला ही समय होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए, जो मान लो आपके कोई काउंटर पार्ट जो 12th में साथ में थे इंजीनियरिंग कर लिए, वो लोग बैंगलोर वगैरह में, उनकी भी जिंदगी झंड है मान लीजिए, लेकिन वो कमा तो रहे हैं, आप अभी भी पापा से पैसे ले रहे हो, फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। एंग्जाइटी से हर किसी को बैटल करना है, इतना नहीं कि इलाज कराना पड़ जाए, उससे बच के 1-2 दिन उदास है ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई किसका टूटे छूटे जा रहा है। और एक बात, जो तुमको एंग्जाइटी अभी बढ़ा दिया, पीछे जो तुम्हारे बैठा उसका जेएसएससी निकल गया, कंपटीशन कम हो गया, टेंशन मत लो, उसका जेएसएससी निकल गया है, हाईकोर्ट ने ग्रहण लगा के रखा है, अगर वो सब कुछ सही सही लगा तो उसको, ऐसे उसने जेपीएससी का मेंस भी दिया है, तो पता नहीं क्या होगा लेकिन फिलहाल कंपटीशन कम है। और ये है ग्रुप का, जहां तक तुमने बोला, तो ग्रुप तो तुम भी बना सकते हो, बनाओ, कोचिंग में बनाओ। यहाँ कितना क्लास करने के बाद कहाँ जाते हो तुम? हाँ नहीं, देखो उससे बच के रहो, ठीक है। घर पे क्या होता है ना, थोड़ा 4-5 लोग के साथ रहो, ठीक है, पांचों को एंग्जाइटी होगी, तो दूसरे को एंग्जाइटी, ऐसा नहीं है दूसरे के एंग्जाइटी से खुश होना है, लेकिन दूसरे को भी एंग्जाइटी हो रहा है तो तुमको लगेगा कि चलो ये नॉर्मल चीज है, मुझे हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग का जो रूम था ना, हम लोग बड़ा शानदार रूम में रह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। जो रूम था अच्छा था, उसका रेंट भी अच्छा था उस जमाने, अब तो कम लगेगा तुम लोग को, 1500 रूम रेंट था, 3500 घर से आता था, सोचो 1500 हम लोग रूम रेंट दे रहे थे, अच्छा रूम था। उसके बावजूद हम लोगों ने लाइब्रेरी लिया था, सिर्फ इसलिए कि एक तो अकेले में तैयारी करने से ना पता नहीं चलता कि आपकी क्या औकात है, ठीक है। थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो, 4-5 लोग से बातचीत कर रहे हो, बहुत कुछ। जैसे एक था कि यहाँ पे चूंकि बीपीएससी के लेके उतना सीरियस नहीं थे, 63rd का मैं भर सकता था, भरा ही नहीं फॉर्म, ठीक है। अगर वो भरता तो वो भी टाइम पे हो गया था, तो क्या पता वहीं पे कुछ क्लियर हो जाता, भर सकता था, एज भी हो चुका था उस समय, 62nd के टाइम में नहीं हुआ था एज, 63rd के टाइम में मेरा हो गया था, 21 हो गया था उस समय, तो भर सकता था, लेकिन नहीं भरा। तो यही था, ग्रुप से कट के नहीं रहना चाहिए। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कोई और लाइब्रेरी ज्वाइन कर,
हाँ, कोई और लाइब्रेरी ज्वाइन कर, लाइब्रेरी तो बहुत हो गया रांची में। ये पहला था जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था, यहाँ पे जो था वो पहला था, तो नया था हम लोग के लिए। वरना हम लोग सोचे थे कॉलेज वाले लाइब्रेरी में जाने का, लेकिन यहाँ के व्हीकल करके था तो अच्छा था। और सारे लोग एक ही जगह थे, सब आपस में परेशान है, हैरान है, परेशान है, किसी घर में कुछ हो रहा है, किसी का पर्सनल लाइफ गड़बड़ चल रहा है। फिर अगर भगवान ने करे, लेकिन अगर एग्जाम नहीं निकलते निकलते 27-28 एज हो गया, तो शादी वादी का प्रॉब्लम होने लगता है, लड़कियों को खास करके, लड़कों को भी होने लगता है। गांव के स्टैंडर्ड के हिसाब से 28 भी अच्छा एज हो जाता है, तो वो सब तो एंग्जाइटी तो होगा उसको, वो बड़ी बात नहीं है। और एक अच्छी बात बताऊं, नौकरी के बाद भी होगा। वो एक बार तुम्हारा सर्विस निकल जाएगा, कुछ दिन बहुत खुश रहोगे, माँ बाप भी खुश रहेंगे, माँ बाप हमेशा खुश रहेगा, लेकिन फिर न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस आएगा, नौकरी वाला आएगा, तो वो थोड़ी हो खत्म थोड़ी होगा, वो चलता रहेगा। वो तो बस फेजेस है, वो आना जाना लगा रहेगा। और बोलो। सर लाइब्रेरी का रोल कितना है? लाइब्रेरी मेरे हिसाब से तो एकदम डिसिप्लिन कर लो कि कम से कम 8 बजे तक घुस जाओ और रात के 9 बजे तक रहो, बीच में 1 आध घंटा लंच वंच सब यहीं करो। देखो ये 12 का 13 घंटा बैठोगे तो उसमें कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है, उतना इनफ है। अगर डेडिकेटेड पढ़ाई है, कोई भी 12 घंटा लगातार कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाएगा। और हाँ, सारे दिन एकदम 24 घंटा नहीं मरने लगना, ठीक है। एग्जाम जैसे आया अपना ग्राफ ऊपर उठा लेना, एग्जाम खत्म हो एकदम घूमने फिरने निकल जाओ। ये नहीं कि हमेशा एकदम 100% अपना एफिशिएंसी पे काम किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और एग्जाम का टाइम में भी मार हो गए, वो नहीं होना चाहिए। ये मेरे एक दोस्त ने सिखाया था और वो फॉलो भी करता था। ये है, टाइमिंग मेंटेन करो, डिसिप्लिन, जो हमसे भी कभी कभी कदाल नहीं होता था। जो लोग और मतलब घर रांची नहीं है, घर वर जाना थोड़ा कम कर दो। इन्हीं की हर दिवाली दशहरा निकल गए, फिर छठ में भी निकल गए, कोई साल में 1-2 बार। हम लोग तो 1-2 बार ही जाया करते थे, मेरा तो ओवरनाइट जर्नी है बस, फिर भी एक दो बार ही जाया करते थे। हाँ, एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ, रिलेटिव्स लोग में ना हल्ला नहीं करना, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मेरा जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मेरे जिया जी को पता चला था, अच्छा हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये बच के रहना चाहिए। एक क्या है, हर शादी ब्याह या जब मिलेंगे टोकेंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब आपको झूठ का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अरे ये पूछेगा, अब पूछेगा, नहीं भी पूछा तो उससे बढ़िया क्या तैयारी कर रहे हो तो बोल दो अंकल एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। इस टाइप का कुछ बोल दो बीएड कर रहे हैं, कुछ इस तरह। मैंने बोल दिया था पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी चलता है 5-6 साल चल रहा है, कोई नहीं पूछता था। फिर जिस दिन हो गया उस दिन सब बोला बताए नहीं, सरप्राइज दिए, वो नाराज क्या होना है इसमें। 2-4 रिलेटिव जो बहुत काबिल थे बोले अरे पता होता तो आशीर्वाद देते ना, तो हम बोली कोई बात हुआ, फॉर्म भरे हैं तो ही आशीर्वाद दीजिएगा, एक ब्लैंकेट आशीर्वाद दीजिए कि जो कर रहा है सफल हो जाए। ठीक है, तो वो सब रिलेटिव्स कुछ ही। और अपने जीवन में थोड़ा सीक्रेट कीपर बनना, हर चीज हर मामले में थोड़ा सीक्रेट कीपर। किसी दोस्त का सीक्रेट पता है अपने तक रखो, बचाने की शक्ति डेवलप करो, ठीक है। गॉसिप में किसी का भला नहीं होता, ठीक है। गॉसिप करो, मोदी जी का करो, हेमंत सोरेन का करो, जिनसे अपने सीएम, आपके सीएम है आप करो उनके बारे में गॉसिप, कैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पूर्व सीएम का करो, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों के गॉसिप से बच के रहिए, फैमिली के गॉसिप में बच के रहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है। और नेगेटिविटी इसी में डेवलप होता है, कब आपके अंदर आ गया ना आपको पता नहीं चलेगा, उससे हमेशा बच के रहिए। इनफैक्ट अगर सिंगल रीजन अगर हम बताएं अपने तैयारी में, जो भी 4 साल का शुरू में तैयारी में आए थे ना, तो अपने आप को बहुत काबिल समझते थे। एकेडमिक्स कॉलेज में अच्छा था, ठीक है, पकड़ अच्छा था, जीके वगैरह अमित भाई जानते हैं मेरा बचपन से बहुत अच्छा था। हम और जो दोस्त का यूपीएससी निकला, हम लोग कॉलेज में क्विज में साथ में पार्टिसिपेट करते थे, और जब तक हम लोग कॉलेज में थे किसी और को नहीं जीतने दिए थे, ठीक है। तो इस लेवल का क्विज था, तो हम लोग थे पूरा एकदम प्राइड से भरे हुए कि हमारा 2 अटेम्प्ट बहुत से बहुत लगना है। वो भी बीपीएससी वगैरह नहीं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। 2 अटेम्प्ट लगना है, पहला पटकाए दूसरा पटकाए, धीरे धीरे थोड़ा लाइन पे आए, ठीक है। तो एक चीज है, सुपेरिटी से बच के रहना, मेरे निकल ही जाएगा एकदम नहीं। अमित भाई जानते हैं, एक सर थे हम लोग के जान पहचान में, आईएएस बन गए। उनका जिस दिन तक, जैसा अमित भाई बताया, हमको नहीं पता है, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था वो इतना ही प्रे कर रहे थे कि भाई बस लिस्ट में हो जाए। वो कभी नहीं प्रे किए कि मेरा आईएएस बन जाए, हो गया। ऐसे भी आप मान के चलो, किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में जो लोग इंटरव्यू दे रहा है ना, जिसका फाइनल रिजल्ट आया, उसमें सिर्फ किस्मत का अंतर है, ना कैलिबर का ना मेहनत का, कुछ नहीं, सिर्फ किस्मत का अंतर है। कुछ लोग का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, ठीक है। अगर गलती से प्रीलिम्स वगैरह निकल जाए किसी का और किसी दोस्त का नहीं निकला, तो ऐसा नहीं कि उसको एकदम गैर गुजरा समझना है, ठीक है। वो सबसे बच के, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोग अच्छे ही लोग हो,
लेकिन अगर डेवलप हो रहा है तो इस सबसे बच के रहना है। कौन कब क्या कर लेना आप कह नहीं सकते हो। जैसे हम बता रहे हैं मेरा 64th में 68 रैंक था, ठीक है, एक किसी का 540 समथिंग रैंक था। ऐसा नहीं था कि हम उसको नीचे नज़र से देख रहे थे, बस हम बता रहे हैं कि फिर एक पटना में एक कोचिंग वाला ने हमारा सम्मान समारोह किया था, वो भी इन्वाइटेड थी, हम भी इन्वाइटेड थे, तो मिले वहाँ पे। तो उसी दिन हमको पता चला कि अच्छा वो 548 रैंक के लिए तो आई ही है, उसका यूपीएससी भी निकल गया है और वो आईएएस बन गई तमिलनाडु कैडर में अभी। तो हम क्या ये माने कि अच्छा वो 548 रैंक थी, मेरा 68, हम उससे ज़्यादा तेज थे, लेकिन तो हम डिजर्व करते थे कि हम आईएएस बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। कब किसका क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और ये सब टॉपिक से एकदम बच के रहना। रिजर्वेशन में उन लोग का कट ऑफ कम है, मेरा ज़्यादा है। लड़की लोग को बिहार में रिजर्वेशन है, लड़का लोग को क्यों नहीं है? लड़का लोग को सेंटर गांव में मिलता है, लड़की लोग को शहर में मिलता है। ये सब रोने गाने से बच के रहिए। बिहेव लाइक एन ऑफिसर अभी से, ठीक है। लैंग्वेज में, लिखने में, आपकी पर्सनालिटी ही आपके हैंडराइटिंग में। हैंडराइटिंग किसी का है खराब है गोबर एकदम? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, रीडेबल होना चाहिए। मतलब एक नीट एंड क्लीननेस होता है ना, टॉप नॉच वो नहीं। नहीं, नीट कर्सिव नहीं हो चलेगा, कर्सिव नहीं हो चलेगा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बताते हैं कारण क्या है। कोई एक एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है, 2-4 अच्छे आंसर्स वाले कॉपी पार हो गए, उसके बाद तुम्हारा हैंड राइटिंग, और क्या एग्जामिनर को पर कॉपी पैसे मिलते हैं। अब तुम्हारे में ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, वो चिड़चिड़ा रहा है, तो इसका असर कहाँ होगा? तुम्हारे नंबर पे हो जाएगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं बहुत सुंदर होना चाहिए, थोड़ा स्पेस बढ़ा लो, ये सब चेंज हो जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस से ये सब डेवलप होता है। ऐसे तो ये सब बचपन से डेवलप होता है, पर आप चाहोगे तो आप कर भी सकते हो इसको। हाँ, ज़्यादा तेज लिखने से सर अब एग्जामिनर इतना दिमाग थोड़ी लगाएगा कि सुंदर हैंड राइटिंग है, छोटा लिखा है इसीलिए पेज में वो पन्ना गिनने वाला अगर निकला जो यूनिवर्सिटी पेपर्स में होता है, तो क्या है, हम उसको ओवर टाइम बढ़ा किए हैं और अब वो मेरा अभी तक है। अब तो खैर एक बार नौकरी में आ जाओगे स्टेट पीसीएस में तो हिंदी लिखना सीखना पड़ेगा। इंग्लिश तो छूट रहा है मेरा, हिंदी ही सीख रहे हैं। तो ठीक है, चलो जर्नी अच्छा ही रहेगा, कोई इतना टेंशन नहीं लेना है। पूछो और पूछो। राइटिंग में कर्सिव राइटिंग और बोल्ड जो लिखते हैं हम लोग, उसमें फर्क मतलब कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? कर्सिव और बोल्ड तो जनरली जो कीवर्ड्स होते हैं वो सब। मेरे कहने का जैसे सीधा सीधा लिख रहे हैं तो वो, और कर्सिव लिख रहे हैं। देखो इसमें है, बताते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस में ना, जेपीएससी में और बीपीएससी में टाइम रहता है आपके पास, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, मान लीजिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-5 है। यूपीएससी में क्या है, 20 क्वेश्चन लिखना है, कितना 2 घंटे है ना, 20 क्वेश्चन 2 घंटे, हाँ 3 घंटे। एक क्वेश्चन पे 8 मिनट लगभग मिलता है, तो 8 मिनट में आपको लिखना है लगभग। तो उसमें क्या है, उसमें आपको तेजी से लिखना पड़ेगा, तो उसमें उतना नहीं हो पाएगा। स्टेट पीसीएस में आप लोग सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना, और क्या क्या बैकग्राउंड है, साइंस है किसी का या आर्ट्स है? आर्ट्स में क्या, आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज, पॉलिटी बढ़िया है, और ज्योग्राफी, इंग्लिश, और हाँ ठीक है। जो भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखते हो, बड़ा बड़ा आंसर लिखते हो, टाइम रहता है आपके पास, ठीक है, टाइम तो कमी नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। हम जब अपने यूनिवर्सिटी में आंसर लिखते थे, मेरा तो इकोनॉमिक्स था, फिर भी थोड़ा ग्राफिकल होता था, उसमें मैथमेटिकल भी होता था। पॉलिटिकल साइंस तो एकदम प्योर ह्यूमैनिटीज है, उसमें क्वेश्चन के पहले में कीवर्ड लिख दो। अब ये नहीं कि पेन बदले, ब्लैक पेन से वो लिखे, बाकी ब्लू पेन से उतना नहीं फुर्सत मिलेगा, आप ब्लू पेन से ही लिखो सब कुछ, ठीक है। एक बार जैसे आप खत्म करो ना, 5 मिनट बस बचा के रखना लास्ट में, जितने कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, और उस समय पेन बदल लो। आपका जो आंसर आप बाद में देखोगे बहुत सुंदर दिखेगा। ये मैंने बीपीएससी के जो जिसका रिजल्ट आया फाइनल, उसमें मैंने अप्लाई किया था कि लास्ट का 5 मिनट इंश्योर किया कि उसमें रिवीजन वगैरह कुछ नहीं, बस इतना है कि हम जो लिखे हैं सही है। अब मान लीजिए उस समय कुछ गलत पड़ भी गया तो 5 मिनट में काट के हम नया थोड़ी लिख पाएंगे, उससे बेटर है जो करना है रहने दो। तो बस ब्लू पेन से लिखता था, ठीक है। और पेन आप लोग देख लो, पहले मैं राइटोमीटर से लिखता था, उसमें बड़ा स्लो हो गया था मेरा हैंड राइटिंग। फिर पायलट पेन में आ गए, हम पायलट पेन से ही एग्जाम लिखे थे। इन जनरल बोला जाता है इंक पेन या पायलट पेन से एग्जाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि गलती से पानी वानी गिर गया तो पूरा ब्लर हो जाता है, बॉल पेन से लिखना चाहिए। लेकिन हम लिख दिए थे, क्योंकि 3 महीने में ही कॉपी चेक हो जाना था, ऐसा बोल रहा था, तो हम लिख दिए थे। कॉपी चेक 13 महीने में हुआ था लेकिन मेरे ख्याल से सब ठीक ही हुआ होगा। तो उससे लिखते थे, और ब्लैक पेन उसी का कोरस्पॉन्डिंग ब्लैक पेन से बस फटाफट अंडरलाइन कर दिए। मेरा आदत था कि जो मेरा आंसर राइटिंग का तरीका था कि एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में देते थे, उसके बीच वाले सारे बुलेट्स हमको रिकॉल करना आसान रहता था, क्योंकि रट्टा मारने की क्षमता मेरी कम थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था हमसे। तो हम लिखते लिखते हमको याद आते रहता था, वैसे करें तो बुलेट में लिखते थे, लास्ट में कंक्लूजन फिर से पैराग्राफ। वो वाला
बीपीएससी और जेपीएससी मेरे हिसाब से काम कर जाएगा। यूपीएससी के लिए अमित सर आप लोग को गाइड करेंगे कैसा आंसर राइटिंग करना चाहिए। मेरा निकल जाता तो हम उसमें गाइड करते, नहीं निकला तो आप लोगों को क्या मैं गाइड करूं। आंसर राइटिंग होता नहीं कुछ, आंसर राइटिंग जैसे इकोनॉमिक्स बिना डाटा का इकोनॉमिक्स नहीं होता। हाँ हाँ और डाटा क्वेश्चन रिकॉर्डिंग हम कैसे डाटा को रिकॉर्ड करें उस टाइम, इसी में एक दिन में 2 मेंस का पेपर होता है उस टाइम। देखो जनरली इकोनॉमिक्स में जो डेटा होता है, पहला तो है कि बहुत ज़्यादा डेटा मत रट्टा मार लेना, ठीक है, याद बात नहीं रहेगा। 104.7 मिलियन टन कहीं पे प्रोडक्शन, ये सब याद किसी को नहीं रहना है, ठीक है। तो जो डेटा उसमें तुम्हारे पास होना चाहिए, देखो हर इकोनॉमिक्स में खास करके पहला तो डेटा ऑथेंटिक उठाना। तो सोर्स क्या होगा ऑथेंटिक डेटा का? बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का भी आ जाता है, बजट इकोनॉमिक सर्वे इधर तो आने लगा, तो वो पढ़ जाना। उसका डेटा पहला बात ऑथेंटिक होता है। दूसरा, हर चीज में ना एक ट्रेंड होता है। जैसे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट में एक ट्रेंड होगा कि लगातार बढ़ रहा था, कोविड में गिर गया, ठीक है, अब फिर बढ़ रहा है। या फिर ये आपका फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे गवर्नमेंट कम कर रही थी, लेकिन कोविड में फिर नहीं कर पाई तो पूरा शूट अप कर गया। अब शूट अप कर गया, अचानक से कम नहीं कर सकती, तो फिर धीरे धीरे बड़ा टारगेट एफआरबीएम नहीं फॉलो हो पाया उस समय। कोविड एक वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस जो आ गया। तो ये ट्रेंड पकड़ लेना, ठीक है। अब ट्रेंड पकड़ना पहला कि इस साल में घटा था, तो वो ब्लंडर मत करना कि जिस साल घटा था उस साल ज्यादा लिख दिए। पहला तो ये ट्रेंड पकड़े रहना, वो गलती नहीं हो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनर को भी उतना डेटा थोड़ी याद है। तुम तो तैयारी भी कर रहे हो, वो तो प्रोफेसर है या कुछ है, उतना थोड़ी याद है उसको। अब बहुत को आइंस्टाइन मिल गया तो बुरी किस्मत तुम्हारी ठीक है, लेकिन इन जनरल उतना डेटा नहीं आता, लेकिन ट्रेंड वो पकड़ लेगा, पहला। दूसरा चीज है कि अब जैसे अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 4 या 5 चल रहा है, तो ऐसा मत लिख देना 8 या 9 ट्रेंड के नाम पे कि ट्रेंड बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बड़ा लिख दिए, वो नहीं होना चाहिए। एक ट्रेंड मोटा मोटी पकड़ के रखो। हम तो वही फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा हमसे भी डेटा नहीं रटा जाता है। इकोनॉमिक्स में फायदा है, ग्राफ घुसा दो, ग्राफ आसान है, फटाफट ड्रॉ हो जाता है। कोई स्केल पेंसिल, स्टेट पीसीएस में स्केल पेंसिल का टाइम भी है, यूपीएससी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पेन से ड्रॉ करो, रफ सुंदर दिखना चाहिए, अब एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं। स्केल वगैरह देख लेना, कोई भी ग्राफ बना रहे हो स्केल अगर नहीं दिए हो, क्या एक्स एक्सिस में क्या वाई एक्सिस में, तो फिर वो बेकार है, उस सब का ख्याल रखना। इकोनॉमिक्स में बुलेट्स प्रेफर करना हमेशा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स के यहाँ झारखंड में या बिहार में क्वेश्चंस आते हैं, वो मोटा मोटी तुम लोग बुक कौन सा फॉलो करते हो उसके लिए? सर का नोट्स, हाँ, जिसका ऑप्शनल नहीं है ऑप्शनल वाला भले पढ़े, जिनका नहीं है वो नोट्स मतलब मोर देन सफिशिएंट होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी इट शुड सफाइस, हो जाना चाहिए। और ये है कि जो डेटा ऑथेंटिक हो, ग्राफ डाल सकते हो, बुलेट्स में लिखो इकोनॉमिक्स का, ये 3 चीज है, ठीक है। और इतना 3 में इकोनॉमिक्स तुम्हारा पार हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल बहुत ही जनरल टॉपिक होता है, पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब टॉपिक रहता है। और बहुत कुछ जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है और कुछ एकदम टॉप क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन है अवॉइड करने का, तो अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर उतना इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं, जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट उसमें बहुत अच्छे से आंसर नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, आसान क्वेश्चन आएंगे, जो आएंगे नोट्स में मिल जाएंगे। अब तुम पर है कि कितना अच्छा सजा के लिख पाओ तुम उसको, वही है। और कुछ कॉपी नहीं लाए हो भाई? कुछ दिखे हैंडराइटिंग तुम्हारा? नहीं लाए। सर कॉलेज से जस्ट आया, सर ड्रेस बस चेंज। कौन से कॉलेज में? अच्छा, कौन सा ऑनर्स? सर मेरा बीएफए में बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वोकेशनल? हां वोकेशनल। वो है रुद सर है या रिटायर हो गए? एचओडी कौन है अभी वोकेशनल का? गौतम रुद सर ही है। अच्छा, बोलो। जैसे तैयारी के दौरान मतलब एग्जाम में बच्चों में ये होता है कि आगे होगा नहीं होगा क्या होगा इस तरह का। सर ये कभी तो कभी ख्याल आता आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? अगर हुआ था तो आप किस तरह से देखो, तैयारी? इंस्पायरिंग जर्नी में अपना एक पॉइंट और जोड़ते हैं। पता है शुरू में ना मेरा सिविल सर्विस वगैरह का मन नहीं था। एक तो पूरे खानदान में कोई नहीं किया था, ठीक है, घर वाले बोले भी नहीं कभी करने, ठीक है। ये था कि ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स कंप्लीट हुआ, कुछ तो करना है, क्या करें, इंजीनियरिंग तो था नहीं जो प्लेसमेंट हो जाए, क्या करें। पहले वाले चलो बैंक की तैयारी शुरू करते हैं, बैंक एसएससी, यहीं एक चौक पे है कोचिंग, ज्वाइन कर लिए। वो 16 में ही ज्वाइन कर लिए थे।
तो हुआ क्या, बैंक का उस समय बैंक भी आज के टाइम बहुत टफ हो गया है, कैटो लेवल क्वेश्चन है, उस समय आसान था थोड़ा, प्रीलिम्स मेंस दोनों, प्रीलिम्स आसान था, निकल गया, ठीक है, पीटी निकल गया बैंक का। और मेरे घर में ना मेरी मतलब 4 भाई बहन है हम लोग, हम चौथे नंबर में, मेरी तीनों दीदी मुझसे बड़ी है और तीनों ही बैंक में है। सब ने एक लाइन से बोला मत करो मत करो मत करो मत करो, हम लोग हैं जितना पैसा चाहिए कुछ दिन का ले लो पेशेंस, लेकिन जल्दी नौकरी पकड़ने के चक्कर में बैंक में मत आओ, उनका कहना था। तो लोग खुद झेल भी रही थी तो नहीं किए बैंक की नौकरी। तो हुआ कि एसएससी उस समय बोला जाता था एसएससी अच्छा है, एसएससी भी दिए, उसका प्रीलिम्स निकल गया। और उस समय रेलवे निकला था 2016 में एनटीपीसी, उसका प्रीलिम्स में मतलब 100 नंबर का था, मेरे को 92 आया था, ठीक है, मैंने 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मेरे को 92 आया था। तो तीनों का तीनों निकल गया, तो एक फीलिंग आया कि हम इससे बड़े के लिए बने ठीक है, हम तीनों का मेंस नहीं लिखे, बताओ उस समय एक डेयरिंग काम था, तीनों का मेंस नहीं लिखे। और उसके बाद इधर आए यूपीएससी की तैयारी में, क्योंकि हमको लगा कि अच्छा वो नौकरी मतलब वो लेवल है मेरा कि वो कभी निकल सकता है, अगर नौकरी की एकदम जरूरत पड़ गई तो चलो वो कभी निकाल लेंगे, तो इधर थोड़ा टाइम ले लेते हैं हिम्मत करके, तो इधर आए। अब इधर आए 17 वाला यूपीएससी नहीं हुआ, तो पहला चीज मन में गलती की है क्या ये तो गलती हो गई, अच्छा खासा नौकरी हाथ में था, एनटीपीसी में बहुत वैकेंसी आई थी, मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वैकेंसी अभी भी वही है, बहुत वैकेंसी आई थी। दो दोस्त लोग थे मेरे जो अच्छे अच्छे दोस्त लोग थे, बीकॉम में थे कॉलेज में, उनका निकल भी गया, और खराब लग रहा है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अब यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं पापा से पैसे मांग रहे हैं, तो लग रहा था गलती हो गया। फिर वही दोस्त लोग काम आए कि नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा, तुम्हारा लेवल ऊपर है। हम लोग सब एक दूसरे को हवा में बहुत रखे हैं, यार तुम बड़े के लिए बने हो, ठीक है, एकदम हमेशा वो रहे नहीं रहे अंदर में जो भी रहे, नहीं नहीं अच्छा 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 लिखते हो तुम ठीक है, एक दूसरे का आंसर चेक कर रहे हैं। अब ये नहीं कि एकदम हवा मिठाई बनाती है, वैसा नहीं, थोड़ा बहुत बीच बीच में मोटिवेशन जारी रखते थे। ये जो होता है नहीं होगा नहीं होगा, तो ये बताओ बाबू ऑप्शन क्या है, छोड़ दोगे? नहीं ना, करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे पास अभी एक नौकरी है तो है हम कि यूपीएससी छोड़ सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं, तुम नहीं छोड़ सोच सकते ना, कुछ तो करना ही है, इतना पढ़ लिए हो तो जब तक हो नहीं जाता क्यों छोड़ना है। घर में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया कि हाँ अब घर वाले नहीं दे पाते हैं, अपने से भी खुद से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो पेशेंस नहीं लूज करना है, पेशेंस रखना अपने में, क्योंकि दूसरा वही बात है कि और क्या करोगे, ठीक है फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, करोगे क्या? करना तो वही है, पढ़ाई यहाँ तक कर लिए हो, अब कहीं भी जाओगे तो वो जीरो से ही स्टार्ट करना है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो ठीक है, कॉर्पोरेट वगैरह गए 1-2 साल मजदूरी किए, पैकेज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सिंपल जो ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएशन किए हैं या साइंस से भी ग्रेजुएट किए हैं उनका क्या ही करेंगे बोलो, बस बैकअप एक रेडी कर सकते हो। एक मेरा सलाह है कि बैकअप रेडी रखना, जैसे मेरा मास्टर्स हुआ और मास्टर्स के साथ में ही नेट निकाल दिए थे हम, इतना हम मेरा बैकअप था कि कहीं कुछ नहीं हुआ ना तो एकेडमिक्स में हम शिफ्ट हो जाएंगे। 2019 में पीएचडी का फॉर्म भी भरे थे रांची यूनिवर्सिटी, वो पीएचडी जो एग्जैक्टली झूठ नहीं बोले थे अपने खानदान में, हम फॉर्म भरे थे बस उसको ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है। तो एक बैकअप इस तरह का रख सकते हो जो तुम्हारे इसी लाइन का हो। अगर तुम पॉलिटिक्स बहुत पढ़ लिए हो, तो पॉलिटी के टीचर तो बन ही जाओगे, बहुत अच्छे प्रोफेसर बन जाओगे, कोई खराब नहीं है, वो सब कर सकते हो। कभी कभी अंदर से बहुत इंथुसियास्टिक हो जाते हैं सर, तो लगता है कि कंटिन्यू एक वीक पर डे टाउन के आसपास स्टडी टाइम निकाल लेते हैं, बाय द नेक्स्ट वीक से शुरू होगा तो थोड़ा ग्राफ नीचे आता है सर, और आता है फिर 1 आवर 2 आवर पे आ जाता है सर। अभी कौन से ईयर में हो? 3rd ईयर चल रहा है सर। अच्छा फाइनल सेमेस्टर है अभी, ओके, तो ठीक है। तैयारी कब शुरू किए? सर यही लास्ट ईयर से कर रहे हैं। लास्ट ईयर, तो टाइम पे ही शुरू किया, बोल रहे हैं ना, हम मास्टर्स खत्म होने के बाद शुरू किए थे, हम तो ऐसे भी 2 साल लेट चल रहे थे। मेरा एक और कारण था कि हम अपने एज से ना पहले पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, मेरा 21 हुआ भी नहीं था, तो इसीलिए मास्टर्स में एडमिशन भी इसलिए लिए थे कि मेरा एज भी नहीं हो रहा है, कोई फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं, तो इस वजह से नहीं किए थे। तुम एक तो अच्छी बात है कि टाइम पे तैयारी शुरू कर ली हो, यही सही है, जो यहाँ पे डिसाइडेड होना चाहिए। तुम वही सेशन देंगे जो पीछे एक भाई को दिए थे कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। कॉलेज से इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं सर। कैसे कॉलेज कब से एग्जॉस्टिव बनने लगा? कौन सा पॉलिटिकल साइंस है ना? नहीं सर, बीएफए में अब बीएफ वोकेशनल में कब से इतना सर होता है सर, एक अटेंडेंस का इशू रहता है सर। अटेंडेंस देवियस में घुसे तो 40 से 12:40 तक सर क्लास रहता है। 6-4 हाँ हाँ, तो क्यों ले लिए वोकेशनल में एडमिशन? सारे कमिश्नर बहुत तनाव देते हैं, 8 घंटे के दिन क्लास कराते हैं सीधा। अगर बाकी टीचर अगर अवेलेबल नहीं है
हम तो एक ही क्लास नहीं, हम एक एक करके सारे पे जवाब देंगे, पहले इसका हम बताते हैं, ठीक है। हम तो एक ही क्लास कर पाते हैं सर, 4 से 6 में। नहीं देखो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन बस 4 ही महीना बचा है ना। हाँ, कितना मेम क्या ऑटोनॉमी मिला वापस कॉलेज को? अब तो टाइम पे चल रहा होगा सारा सब कुछ, तो टाइम पे चल रहा है तो आराम से आधा मई के आसपास तुम्हारे हाथ में रिजल्ट रहेगा, ग्रेजुएट हो गए। मास्टर्स में अगर मन हो तो कहीं एडमिशन ले लेना, वरना कॉरेस्पॉन्डेंस में ले लेना, बैकअप रेडी रखने के लिए, जो हम बोले ना। एमबीए बैकअप नहीं है भाई, फुल प्लान है, ठीक है। एमबीए बैकअप नहीं है, 15-20 लाख पिताजी का लग जाएगा अच्छे कॉलेज में जाओगे तो, बैकअप नहीं है, वो फुल टाइम है। नहीं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर इधर था, एमबीए तुम छोड़ दो अभी, अभी इधर एमबीए भी कैसे कर रहे हो, तो तुमको कैट के कोचिंग में होना था। सोचे थे मतलब इधर एक दो अटेम्प्ट सर अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, हाँ। अगर नहीं होगा सर तो फिर देखो गैप के बाद ठीक है, गैप के बाद कुछ अच्छे एमबीए कॉलेजेस भी नहीं लेते हैं, फ्रेशर ही लोग प्रेफर करते हैं, जितना हमको कैट का आइडिया है। लेकिन चलो एमबीए बात की चीज़ है, अभी तुम यंग एज में अगर तैयारी शुरू की हो तो पहले इधर दे लो, इससे बेटर कुछ नहीं है नौकरी में। बिहार झारखंड के हो, सरकारी नौकरी से अच्छा कुछ नहीं है हर मामले में, ये है। और क्या एक बोले थे, हाँ ये कॉलेज का प्रॉब्लम है ना, कॉलेज लंबा चल रहा है। मतलब रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉलेज पे भी फोकस करो अपना, पहले अच्छे से वहाँ पास हो लो। वैसे वोकेशनल में नंबर तो ठीक ठाक ही आते थे, पता नहीं अब आते हैं कि नहीं आते हैं। हमारे टाइम में तो 75 ऐसे ही पार हो जाता था लोग। हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा कम आता है सर। अच्छा, ये बीएफएमएस में, अच्छा ना, ऑफिस मैनेजमेंट और ये रिटेल मैनेजमेंट ये सब चल रहा है अभी, हाँ, वो ये सब में तो फाड़ के नंबर था। ये सब हाँ 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 हाँ, चल रहा है। ठीक है ठीक है, 60+ लाना है, उससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है उसके ऊपर का। 65 ले आओ, बहुत बढ़िया, सेफ रहोगे उससे ज़्यादा को कहीं कोई वैल्यू नहीं है। एमबीए भी करने जाओगे तो कैट और दैट में कितना परसेंटाइल है उस पर डिपेंड करेगा, कॉलेज वाला कौन पूछ रहा है। उधर अगर अच्छा है तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और ये है कि 4 महीना है, तुम 4 महीना उधर से ध्यान दे दो। और रहा बात कि अमित सर का क्लास लंबा लंबा चलता है, एक बात बता दे रहे हैं, असली तैयारी ना तभी शुरू होती है ना जब आपका कोचिंग खत्म होता है। ये बातें कोशिश करो कोचिंग जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए, ठीक है। बोल दो हम तो कोचिंग किए भी नहीं, ठीक है, ऑप्शनल करने गए, वो भी गलती हो गया हमसे, पैसा बर्बाद हो गया। वो भी हमको यहाँ यहीं का लोग भेज दिया था कि जाओ थोड़ा दिल्ली का माहौल देख लो, कुछ नहीं हुआ, गर्मी में झुलसे वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा खर्च हो गया, करीब 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो गया था हम लोग का जो उस समय अखड़ता था। और हम लोग का 4 महीना, बहुत कीमती 4 महीना बर्बाद हो गया था वहाँ पे। तो हमको तो उतना, अब तो खैर उस समय जियो भी नहीं था, रिलायंस जियो नहीं था, अब तो ऑनलाइन ही सारा कंटेंट अवेलेबल है, जहाँ जो है पढ़ लो। असली पढ़ाई खुद से ही होगी, सेल्फ स्टडी से ही होगी, वो जितना कर लो अच्छे से आंसर पे वही रिफ्लेक्ट करेगा। कोचिंग गाइड तो नहीं, मिस गाइड ना करे, यही समझ लेना एहसान कर रहा है, ठीक है। और रांची में ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत जुड़े रहने के लिए, कोई कोचिंग से जुड़े हो उतना तुम लोग के लिए ठीक है, कोई उससे ज़्यादा का नहीं है। और अच्छा है अमित सर 4-4 घंटे क्लास लेके जल्दी निपटा दे रहे हैं, ये भी फ्री हो जा रहे हैं और आप भी फ्री हो जा रहे हो। उसके बाद आप पकड़ो लाइब्रेरी और रगड़ना शुरू करो। और फिर जब टेस्ट सीरीज वगैरह सब में कंजूसी मत करना, प्लेन्स का वो आपका खुद का एवेल्यूशन है, आपकी कितनी औकात बनी है, और फ्रस्ट्रेट करने वाला सब वही सब है, ठीक है। आप पॉलिटी पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत सब पढ़े हो ना, लक्ष्मीकांत, हाँ पढ़ लियो लक्ष्मीकांत, हाँ हाँ, शुरू नहीं तो ठीक है, जब भी शुरू होगा तो लक्ष्मीकांत एक बार पूरा पढ़ लेना, लगेगा सब कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट देना शुरू करना, फिर पता चलेगा कि प्रेसिडेंट कौन सेलेक्ट करता है, क्या मेजोरिटी होता है, सब दिमाग से उड़ गया उस समय। उसके बाद जब आंसर मिलाओगे तो फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा कि लक्ष्मीकांत इतना अच्छा से परोस के सब कुछ दिया है ना एक जगह पे, कि कोई पढ़ा है, डीडी बसु पढ़ा है कोई नहीं, पहले लोग पढ़ते थे। लक्ष्मीकांत जब से आया मोर और लेस 10 साल से तो मेरे ख्याल से इसका मोनोपोली चल रहा है, तो वो वही फ्रस्ट्रेट करता है उसको, ठीक है। तो आपको कम से कम 20-25 बार 30 बार ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ही कुछ टेस्ट सीरीज में पता चला कि हाँ एक बेसिक हो गया कि अब नींद में भी ये वाला सब सवाल गलती नहीं होगा। फिर होगा आप कितना रिसेंट पढ़े हो, और तेजी से जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ना ना, वो लक्ष्मीकांत एक्चुअली किताब नहीं है, नोट्स है, ठीक है। वो नोट्स का भी नोट्स बनाना, कॉपी में मत बनाना, वहीं ऊपर नीचे जितना जगह है ना, ऊपर नीचे या चैप्टर के एंड में जो जगह है वो सबको भर देना, कि एग्जाम के पहले आपको सारा रिवाइज करना है, हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, तो वही ऊपर नीचे पढ़े फटाफट निकल गए, ठीक है। अंडरलाइन हाईलाइट ये सब करते हो तो ये नहीं कि पूरा बुक हो जाए, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। पूरा बुक नहीं रंगाना चाहिए, एशियन पेंट्स नहीं होना चाहिए, हाईलाइटर रहने देना, उसको एशियन पेंट्स मत बनाना, ठीक है।
जो है ऊपर नीचे हेडर फुटर मारते जाओ, एकदम लिखते जाओ जितना बुक। देखो हम बहुत ज़्यादा ना नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ऑप्शनल का हटा दो, ऑप्शनल का बात नहीं करें, इन जनरल वाला बात कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो आपको मतलब आसानी से नहीं समझ में आता, जैसे हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह अभी भी नहीं समझ में आता है। अमित भैया ही पढ़ाए हैं उस समय भी हमको, ठीक है। ये सब नहीं, मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, ज्योग्राफी हमको ऐसे भी नहीं पसंद, फिजिकल ज्योग्राफी और नहीं पसंद, लेकिन पढ़ना था, ठीक है। उससे मेंस का भी क्वेश्चन आता था, इसका भी आता था, और ठीक है साइक्लोन वगैरह थोड़ा साइक्लोन बना दिए तो आंसर भी सुंदर दिखता था, तो पढ़ते थे मजबूरी में। अमित भैया ही पढ़ाए थे हम लोग को उस समय भी। तो हर चीज़ का हम नोट्स बनाने के फेवर में इसलिए नहीं रहते हैं ना, क्योंकि तुम देखो नोट्स बना लेना तो उसका टेंडेंसी हो जाएगा बहुत मेहनत से नोट्स बनाए, ठीक है। अब क्या अगले बार हम उसी को पढ़ेंगे, अपना बेसिक बुक छोड़ देंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर नोट्स बनाना भी है तो बुक के ही ऊपर नीचे जहाँ जगह मिल रहा है, चैप्टर के एंड में, लक्ष्मीकांत में तो हर चैप्टर के एंड में जगह मिलता है, ठीक है, ऊपर नीचे जगह होता है। मेरा कभी होगा तो अमित भैया को 1-2 पेज का फोटो खींच के भेज देंगे, देखे थे, याद है मुझे मेरा लक्ष्मीकांत को। आदित्य भी वैसे ही करता था, ऊपर नीचे। हर्ष था पूरा रंगा था, वो अलग से बनाता था। हाँ। तो सबका अपना अपना तरीका था, लेकिन मेरा वो वाला काम करता था। नोट्स जितना होगा ना, क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें करते हैं जैसे कि बुक्स हमारे पास में ज्योग्राफी का है, एक महेश बर्नवाल, तो मतलब थोड़ा सा थीम बुक है वो। तो अमित सर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं तो ग्रुप में छोटा सा एक मैप A4 साइज में डालते रहते हैं सर, ठीक है। तो उसको प्रिंट आउट करके और उसका A4 साइज का भी हाफ कर देंगे उसको, और वहाँ पे स्टिकी कर देते हैं उसके साथ में अपने जहाँ स्टडी टेबल है जहाँ, ठीक है। कोयला ट्रस्टी क्षेत्र को पढ़ाया है, ठीक है। तो जो बुक के अंदर वो कोयला ट्रस्टी क्षेत्र, अब उसमें क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, और हमारे सर वाले में थोड़ा सा वाइड में, मतलब अच्छा है पूरा का पूरा। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा स्टिकी मैप, क्योंकि वो मैप सर मतलब इतना अच्छा देखते हैं कि वो कहाँ से आता है पता नहीं, वो आज जी का मैप ही कवर कर लेता है पूरा का पूरा। नहीं, देखो ज्योग्राफी तो मैप से ही पढ़ाई करना चाहिए, पहला तो बहुत अच्छा रहता है, और मैप बेस्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसके बिना चाहे फिजिकल हो, ह्यूमन तो नहीं, ह्यूमन तो रट्टा मारने वाला है, फिजिकल हो या इंडियन ज्योग्राफी दोनों, मैप तो तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैप अब ड्रॉ करना सिखाती है लोग को, हाँ, वर्ल्ड मैप ये सब अमित भैया बहुत बढ़िया शॉर्टकट में सिखाते हैं एक। हाँ, वो काम आता है, ठीक है। सर बिगिनर के लिए मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना, कैसे शुरू करना चाहिए? बिगनर शुरू में जो है सेक्शनल टेस्ट थे, मतलब पूरा नहीं, कुछ सेक्शनल टेस्ट जो होता है, कुछ खास टॉपिक पहले से डिसाइडेड हो वो वाला टेस्ट दे, या खुद से लिखे, सर से एवेलुएट करा लिए। जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको पहले शुरू करें, और शुरू में कम नंबर आए तो परेशान ना हो, और टाइम लिमिट में ख़त्म करना कोई ज़रूरी नहीं है। वो टाइम लगे, अगर एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जा रहा है, 40 मिनट लग जा रहा है, कोई बात नहीं, आंसर पूरा होना चाहिए। और शुरुआत में तो बोलिए, शुरू में बुक का हेल्प ले सकते हैं क्या? एकदम ऐसा नहीं कि बुक खोल के बगल में लिख रहे हो, वो मत करना। आप ऐसा करो कि आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर बुक पढ़ लो, उसके बाद लेकिन बुक बंद करके एक फ्लो में लिखो। ये नहीं कि बीच बीच में बुक खोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उससे ये आप पता चल पाएगा कि आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। शुरू में करो इसको, मतलब इसको आदत मत बनाना। शुरू में 1 आध हफ्ते 15 दिन कर सकते हो ये काम, ठीक है। और कुछ खत्म करें? मजा आया तो ठीक है, उम्मीद है सचिव बोल रहे हो गए लोग। हाँ जरूर आएंगे अमित भैया, तो आएंगे, तब तक तुम लोग कुछ पीटी निकाल लो और मज़ा आएगा फिर से दोबारा मिलने में। चेहरा तो याद ही रहेगा सबका हमको, और ऑनलाइन वाले सब यही लोग जुड़े हुए हैं। तो मतलब एक बार में हाँ उतना ही दिख रहा है, तो ये लोग भी सुन रहे हैं ना। हाँ। तो और किसी को कुछ पूछना है तो ठीक, नहीं तो हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।